नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया गया है। विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में राहुल गांधी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। जब राहुल गांधी सियासी मुश्किलों में चौतरफा घिरे हैं, उस बीच पुणे कोर्ट से उनके लिए एक राहत की खबर जरूर आई है। स्पेशल कोर्ट ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के केस में कांग्रेस सांसद को जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने से भी स्थायी छूट दी। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर बेल को मंजूरी दी, लेकिन जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए। इसी के साथ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक संदेश तक नहीं दिया, जिस पर राहुल की जमकर आलोचना हो रही है। तो कैसे राहुल गांधी फिर फंसे बड़ी मुश्किल में, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब राहुल गांधी चौतरफा सियासी घमासान से जूझ रहे हैं, वैसे तो वो लापता हैं, उनका कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन जब लगातार इंडी गठबंधन उन पर वार कर रहा है और इस बीच एक छोटी सी खबर जरूर आई है पुणे से, लेकिन इस तरह के तो तमाम मामले वो फेस कर रहे हैं। देखिए, वो राहत नहीं है। जिस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही है कि राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली, कैसे? पहले तो जमानत मिल गई, 25,000 का बेल बॉन्ड साइन करना पड़ा। मोहन जोशी, जो कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, वो इनके जमानतदार बने और इस जमानत के कारण कहा जा रहा है कि इनको राहत मिली। दूसरे स्तर पर यह कहा जा रहा है कि इनको अब पेशी से, यानी व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल चुकी है और वो आगे पेश होने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दोनों मामले अगर गंभीरता से देखें कि कोर्ट में हुआ क्या, तो ये लगता है कि राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। वो राहत नहीं कह सकते इसको, इनकी राहत नहीं थी, क्योंकि पुणे की अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कही थी। अब इनके पास उपाय क्या है? तो इनके जो वकील हैं पवार साहब, मिलिंद पवार ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी सिक्योरिटी टाइट है, काम भी है, लेकिन उनके सुरक्षा के कारणों को देखते हुए अगर वो दिल्ली से पुणे आएंगे तो संसाधन भी ज्यादा लगेंगे और उनकी सुरक्षा को भी खतरा देखा जा रहा है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनको पेश होने से छूट देने की इजाजत दी जाए और उन्होंने व्यक्तिगत छूट मांगी। लेकिन चूंकि पेश होना था, राहुल गांधी को अपनी बात रखनी थी, इसीलिए जज इस बात के लिए हामी नहीं भर रहे थे कि नहीं, एक दिन पहले से ये बात चल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी सामने आए ही नहीं, आप कोई दूसरा विकल्प देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक और विकल्प देखा, क्योंकि राहुल गांधी अभी जब हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कैसे होती? व्यक्तिगत पेशी तो तब होगी जब राहुल गांधी यहां रहेंगे। लेकिन बहाना बनाया गया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सुरक्षा और तेज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, मजबूत कर दी गई है। तो इस कारण से सुरक्षा कारणों से उनके लिए आने का समय बदला जाए और ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर आकर ही कुछ कर सकते हैं। तो जब जज ने दूसरे विकल्प की बात की और बार बार इस पर बहस हुई, तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा उपाय है जो इतना तामझाम भी बच जाएगा और राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर नहीं आए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुनवाई हुई और जब वीडियो कॉल किए गए तो राहुल गांधी अब दिल्ली में हो, वियतनाम में हो, चीन में हो, यूएस में हो, यूके में हो, कहीं हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा तो हर जगह है, नेट तो है ही, मोबाइल है ही। तो इसलिए राहुल गांधी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सामने आए, कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लिया, इसको भी व्यक्तिगत पेशी ही कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से आप पेश हुए। कई ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनको सुरक्षा के लिहाज से जेल से कोर्ट तक नहीं लाया जाता है, बल्कि जेल में ही उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सुनवाई हो जाती है। कई ऐसे मामले हैं, यहां तक कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की पेशी भी कई बार ऐसी हुई, अरविंद केजरीवाल की पेशी भी हुई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भाई वहां से यहां लाने में खर्च ज्यादा हो जाता है, जेल से पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ यहाँ लाया जाए, फिर उनको वापस भेजा जाए जेल के अंदर। तो इतना तामझाम से बढ़िया है कि वीडियो कॉल से ही हम सुनवाई कर लेंगे।
अब राहुल गांधी के वकील तो ये मान रहे थे कि हम यही अगला विकल्प देंगे, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान में है नहीं और वीडियो कॉन्फ्रेंस से तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हुई। 20 मिनट तक राहुल गांधी वहां वीडियो कॉल पर उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बात बताई, जिसमें कहा कि हमने ये डायरेक्टली नहीं कहा था, ये मामला जो है लंदन का है। लंदन में जब राहुल गांधी थे तो पिछले साल उन्होंने अपने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर के बारे में, वो वीर सावरकर तो कहते नहीं, वो तो सावरकर कहते हैं, तो वीर सावरकर के बारे में कहा था कि वीर सावरकर देखो कैसे व्यक्ति थे कि अपने 3 दोस्तों के साथ वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की और उसमें हमें खुशी महसूस हो रहा था और इसका जिक्र एक किताब में की गई है, वीर सावरकर ने खुद किया है। अब इस मामले में इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ, उसमें कोर्ट ने पुलिस को कहा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि प्रथम दृष्टया आप इन्वेस्टिगेट करके बताइए राहुल गांधी ने ऐसा बोला, या फिर राहुल गांधी ने अगर ऐसा बोला तो उसके बाद क्या इसमें सच्चाई है, क्या वीर सावरकर ने अपनी किसी किताब में इसका जिक्र किया है। पुलिस ने 3-4 महीने तक वीर सावरकर की सारी किताबों को इन्वेस्टिगेट किया, पढ़ा और उसके बाद कहीं इसका जिक्र नहीं मिला। फिर राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और उसके बाद जो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जो अखबारों में छपी थी, वेब पोर्टल पर छपी थी, ये सारी रिपोर्ट लेकर कोर्ट के अंदर गई पुलिस और कहा कि प्रथम दृष्टया ये लगता है मानहानि का मामला सही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसी बातें की है, ये समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। और वीर सावरकर कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं जी। वो हिंदू आइडियोलॉग जिसे कहा जाता है, ये हिंदुत्व के आदर्श पुरुष सिर्फ नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई है। काला पानी की जिन्हें सजा मिली, ये इन चीजों को इग्नोर करके रखते हैं कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह सब लोग कर रहे थे तो उस समय वीर सावरकर की किताब ही है जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 के विद्रोह का, और उसमें पहली बार कहा भी जाता है कि 1857 के विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ लड़े थे, भले ही कारण उसके अलग थे, क्योंकि ज्यादातर जमींदार शासक या फिर बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का शासक था, तो उस समय ये मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम सेनापतियों जमींदारों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुसलमानों को भी लग रहा था कि फिर से मुगलिया सल्तनत की पुनर्स्थापना होगी, दिल्ली से शासन चलेगा, तो दोनों एकजुटता दिखाई पड़ी। उसी के बाद से ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई कि मुसलमान और हिंदुओं को यहां तोड़ो, नहीं तो एकजुट होगा तो उस एकजुटता के बाद हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, हमारे खिलाफ फिर से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन वीर सावरकर की बड़ी भूमिका थी, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये छोटा मोटा सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह था, इतिहास को एक मोड़ दिया और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने उस व्यक्ति का अपमान किया और बार बार अपमान करते हैं। तो जो अदालत में सुनवाई चली उसमें 20 मिनट तक राहुल गांधी से इन्हीं बातों पर चर्चा की गई। अपमान तो यहाँ पर रामलला का भी वो अक्सर करते आए हैं और आज भी ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस दिन भी वो यहाँ पर एक चूक कर गए, एक संदेश, एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं। देखिए, अपमान करने की तो इनकी आदत है, इसलिए इतने मानहानि के मुकदमे हैं। जैसे इस मामले में जो अभी बात की जा रही है इस बात के लिए कि राहत मिली है, कैसे राहत नहीं मिली है, वो 20 मिनट के अंदर राहुल गांधी को समझ में आ गया। 20 मिनट तक वो पेश जब हुए तो ये जमानत पर तो सुनवाई हुई, जमानत दे दी गई, परमानेंट इनको आने से स्थायी तौर पर जो छूट देने की बात की गई है उस पर भी चर्चा हुई। और तीसरी मांग जो ये थी कि राहुल गांधी फिर से ऐसी बात ना बोले, इसके लिए कोर्ट से कोई आदेश मिले। इन मामलों में सुनवाई होने के बाद राहुल गांधी को ये नहीं कहा गया कि आप आएंगे ही नहीं, चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट है। देखिए कितना समय है, 18 फरवरी को, तो कितना समय है, ये ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, 1 महीना 1.5 महीना। तो जज ने कहा कि देखो ये जल्द ही इस मुकदमे पर फैसला आएगा, तो अब राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति उसे समय होगी जब इस मुकदमे का फैसला हम देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी के उस फैसले के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं है, मार्च तक ये फैसला आ जाएगा। स्टेटमेंट दोनों तरफ से जारी हो चुका है, एविडेंस
जो वीडी सावरकर की तरफ से दिया गया है वो डिजिटल एविडेंस, कुछ गवाह जिन्होंने राहुल गांधी के डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, और उसके बाद कुछ प्रिंट मीडिया के कटिंग है और पुलिस की वो रिपोर्ट है। अब इनको डिफेंड करना है कि हमने वो बोला था तो गलती से बोल दी थी, हम माफी मांगने के लिए तैयार है, या फिर हम सुनी सुनाई बातें बोल रहे थे, हमने कभी पढ़ा नहीं था। तो अब राहुल गांधी को इससे बाहर निकलना है, नहीं निकलेंगे तो 2 महीने के अंदर सजा होगी, और उसमें तो उपस्थित होना पड़ेगा। 20 मिनट तक ये गिड़गिड़ाते रहे इसी बात को लेकर कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अमित शाह वाले मामले में इन्होंने कहा कि बीजेपी हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, वही बात दोहराते रहे। तो ठीक है, ये अपमान करने की जो आदत है, जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने संदेश दिया, अमित शाह ने दिया, कई और नेताओं ने दिया, कई ऐसे लोगों ने भी दिया सोशल मीडिया पर, जिसकी मीडिया में चर्चा नहीं होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जो हर मामले में छोटे मोटे ट्वीट करते रहते हैं, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, अपने वीडियो बनाकर डालते हैं, क्या उनके लिए ये भी नहीं लगा कि ये प्रोग्राम जो पिछली बार राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ये गए नहीं थे और उनका मजाक उड़ाया, यहां तक कि नाच गाना तक कह दिया कि नाच गाना हो रहा था, सेलिब्रिटी थे वहां पर, और दलितों का अपमान किया गया, मजदूरों का अपमान किया गया, मतलब छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो स्थिति है, 1 साल गुजर चुका है, अगर वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो उसमें कम से कम आप बधाई तो दे सकते थे, आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है इस बात का कि अगर वहां पर हम बधाई दे दिए तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ है वहां। लेकिन उस आधार पर आप कितने सालों तक चलते रहेंगे? आपके पास तो लॉजिक है, तर्क है इस बात के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हरी झंडी दे दी, ये सरकार ने तो किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली, ये आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भारतीय जनता पार्टी एक क्रेडिट लेती है, सरकार ये क्रेडिट लेते हैं इस बात के लिए कि हमने उसे बेहतर तरीके से बनाने में अपनी भूमिका निभाई, आयोजन बेहतर किया। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही आया था, तो आप कम से कम ये तो सोच सकते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात भी यही सोच रहे हो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था, जैसे आपके नेता कुछ कहते हैं और कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं जिनको सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करनी है, जैसे ओवैसी जैसे लोग। लेकिन ये कियोस्क पैदा करने की कोशिश जो कर रहे हो, और इस बीच अगर आपने बधाई नहीं दिया है तो ये सवाल तो उठेंगे। इसलिए राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी जो अलग थलग पड़े हैं, इन्हीं रवैयों के कारण इंडी अलायंस के पार्टनर जैसे उमर अब्दुल्ला की बात देखिए, उमर अब्दुल्ला अभी वहां सरकार चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर में मांग की जा रही है कि नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पीएम मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, कई टकराव भी है वहां एलजी के साथ, क्योंकि वो अभी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन इसके बावजूद जब जम्मू डिवीजन को, जब कश्मीर में एक बेहतर रेल परियोजना का शुभारंभ किया गया, पीएम मोदी ने किया, तो उस समय उमर अब्दुल्ला ऐसा नहीं किए, मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, ये सराहना कर रहे थे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के विकास की परियोजना है। उसी तरीके से जो देश की बात हो उसमें आपको क्यों डर लगता है कि इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी? जब ये इस्तेमाल की बात करोगे तो उमर अब्दुल्ला अलग रास्ता, सपा अलग रास्ता, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी अलग रास्ते पर हैं। वो उन्होंने तो दावेदारी भी पेश कर दी कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को भगाओ, हम नेतृत्व करेंगे। तो जो स्थितियां चल रही है ये सिर्फ इनके एटीट्यूड, रवैये और पॉलिटिकली जो इनकी रणनीति है उसी को लेकर कांग्रेस में भी परेशानी इस बात को लेकर है कि भाई हर चुनाव के पहले राहुल गांधी अचानक से नदारद होते हैं और उससे हमें रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कोई ऐसा फैसला ले लिया मीटिंग में और आगे हम केजरीवाल को और ज्यादा हार्ड टारगेट कर लिए तो कल हो सकते हैं राहुल गांधी ही नाराज हो जाए। तो सब बैठकर अगर रणनीति बनाएंगे, एक लाइन तय किया जाएगा कि हमें दिल्ली चुनाव इस लाइन पे लड़ना है, कितना भाजपा को टारगेट करना है, कितना आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है, तो उसके आधार पर आगे रणनीति बनेगी। तो जैसी स्थिति राहुल गांधी की है इन दिनों, उससे तो लगता है कि ये धीरे धीरे कांग्रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। और प्रियंका वाड्रा चाहे इनसे ज्यादा समझदार हो ना हो, लेकिन वो एज ले रही है कांग्रेस के अंदर, वो पार्टी की गतिविधियों में,
वो जो कार्यालय बन रहा है नया उसमें जाती है, पुराने कार्यालय में जाकर लोगों से मिलती है कि हाँ भाई ये खाली करने का समय हो गया, लोग नेताओं से मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी है जो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में गुट ऐसा तैयार हो रहा है कि अब प्रियंका वाड्रा को नेतृत्व संभालने के लिए कहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लीगल बैटल के साथ साथ सियासी लड़ाई में भी राहुल गांधी बैकफुट पर हैं। उनके अपने ही उनके दुश्मन बन चुके हैं। इंडी गठबंधन में हाशिए पर आने के बाद अब दिल्ली चुनावों में भी वो आप और बीजेपी से काफी पीछे हैं, जबकि बीजेपी बड़ी लीड बना चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।